हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे कि पुष्पा और अल्लू अर्जुन जिस लकड़ी के लिए इतना मारधाड़ कर रहे हैं, उसके वो अकेले नहीं बल्कि आम जनता भी ऐसी दीवानी है कि इस लाल चंदन का बस 1 टन पाने के लिए पूरे 1 से 1.5 करोड़ पानी की तरह बहाने के लिए तैयार खड़ी है। जी हाँ, तो क्या इस लकड़ी की महंगाई सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज भारत में रेड सैंडल्स की स्मगलिंग की गिनती बढ़ती चली जा रही है, वो भी इतनी ज्यादा तेजी से कि बस साल भर में कुल 117 स्मगलिंग के केस दर्ज किए गए थे, जिसमें से पुलिस ने पूरे 508 करोड़ के माल की हेराफेरी कर रही एक गैंग को रंगे हाथों पकड़ा था। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मामूली सी लकड़ी के पीस में ऐसा क्या राज छुपा है कि मार्केट में वो इतने करोड़ों में बिक रही है और लोग पागलों की तरह उसे खरीद भी रहे हैं। आइए खोलते हैं इन सब सवालों का राज आज के वीडियो में। टाइटल, व्हाई इज रेड सैंडलवुड इज सो एक्सपेंसिव। ये केस है अक्टूबर 2021 का, जब चित्तूर पुलिस ने जी रमनाथर रेड्डी नाम के एक स्मगलर को 500 टन के माल के साथ पकड़ लिया था। और अगर हम पुलिस की माने तो लाल चंदन या रेड सैंडल्स की स्मगलिंग में इसका ये पहला केस नहीं था, क्योंकि ये शातिर स्मगलर पहले ही 60 से भी ज्यादा ऐसे स्मगलिंग के केसेस में अपना नाम जोड़ चुका है, जिसने इस अंधेरी दुनिया में अपने पहले कदम आज से 10 साल पहले तब रखे थे जब उसकी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मालिक साहुल भाई से हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपना खुद का राज पूरे साउथ में फैला दिया। लेकिन ये मत सोचना कि लकड़ी की स्मगलिंग के डिपार्टमेंट में सिर्फ रेड्डी अकेले खिलाड़ी हैं, क्योंकि ऐसे ही केसेस हमें आए दिन सुनने को मिल जाते हैं। जैसे हाल ही में 2021 में पुलिस ने 508 करोड़ का माल स्मगल होते होते रोक लिया था। ठीक ऐसे ही उसी साल एक और ऐसे गैंग को पुलिस ने पकड़ा था जो 3 करोड़ का माल लेकर फरार होने की आड़ में था। पर यही नहीं, बल्कि अगर हम डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो एक एंटी स्मगलिंग यूनिट है उनके सोर्सेज की माने तो दुनिया के लाल चंदन की ग्लोबल मार्केट जिसकी डिमांड 3000 टन है, उसका 90% तो स्मगलिंग करके ही पूरा किया जाता है। जिस कांड को रचने के लिए कहीं और का नहीं बल्कि चेन्नई के पोर्ट्स का इस्तेमाल होता है। पर आखिर एक लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या गुप्त धन छुपा है? इसने भारत और बाहर के देशों में इतना बड़ा स्मगलिंग का रैकेट तो खड़ा ही किया है, पर साथ ही लोग करोड़ों का पैसा और खुद की जान दोनों दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा है ना, रेड सैंडलवुड या भारत का लाल सोना, कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ भारत की मिट्टी को दान में दिया है। लेकिन ये दान पूरे भारत को नहीं बल्कि सिर्फ आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित 4 जिले चित्तूर, कडापा, कुरनूल और नेल्लूर के इलाकों में मिली है। और इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर एन नागेश्वर राव के मुताबिक वहीं की मिट्टी में कुछ ऐसी खासियत छुपी है कि लाल चंदन सिर्फ वहीं उगने के काबिल है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज पाने में इतनी मुश्किल होगी तो उसके प्राइस टैग तक पहुंचना भी उतना ही मुश्किल होगा ना, है ना? सिंपल फंडा है, अगर सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा तो सप्लायर का जेब भारी। लेकिन खून जैसे लाल चंदन का दाम सिर्फ उसके कम प्रोडक्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि चाहे रेड सैंडल्स उसके समवॉट सस्ते भाई चंदन जैसा महक कर लोगों का मन क्यों न जीतता हो, पर उसके कई सारे दूसरे यूजेस भी हैं। यानी अगर आपकी मेडिकल किट में लाल चंदन हुआ तो आपके कई हेल्थ इश्यूज को ठीक करने का काम आ सकता है। जैसे इसका पाउडर आपके पाचन शक्ति, शरीर में पानी की मात्रा, सर्दी खांसी और तो और ब्लड प्यूरिफिकेशन के भी काम आता है। साथ ही इस लकड़ी के लाल रंग से मिलने वाले सेंटेलिन का इस्तेमाल डायबिटीज से लेकर छाले, आंखों के इन्फेक्शंस और ऐसे ही कई बीमारियों को ठीक करने के काम आ सकता है। पर लाल चंदन के ट्रेसेस सिर्फ आपके मेडिकल किट में ही नहीं बल्कि दुनिया के महंगे से महंगे शराब के बॉटल्स और तो और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन शायद 1-2 इंडस्ट्री में जगह बना के इसका मन नहीं भरा था, इसीलिए तो दवाइयों और लिपस्टिक के डिब्बों के अलावा इसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी काफी जोरों शोरों से होता है, जिसमें रेड सैंडल्स को एशियन कंट्रीज तो कुछ ज्यादा ही भाव देते हैं, क्योंकि इस लकड़ी के हार्डवुड यानी उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा जापान की प्राचीन और मशहूर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शमीसेन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जापान के अलावा चाइना में भी इससे बनी नक्काशी, फर्नीचर, पोल्स और घर के छत से लेकर दरवाजों तक सारी चीजों की काफी डिमांड है। पर ये मत समझना कि चाइना की पब्लिक इस लकड़ी में बस अभी अभी इंटरेस्ट दिखाने लगी है, क्योंकि ये लोग तो पिछले 700 सालों से इंडिया के इस वुड पर नजर गड़ाए बैठे हैं। और इस लकड़ी की डिमांड चाइना में सन 1300 से 1600 के बीच जब मिंग डायनेस्टी का राज हुआ करता था तब शुरू हुई। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तब के राजघराने में राजा महाराजा इंडिया से आ रहे इस खून से भी ज्यादा लाल लकड़ी को अपने घर की सीलिंग से लेकर किचन की चमक तक सब कुछ बनाने में इस्तेमाल करने लगे थे, जिससे आम लोगों को ये लगने लगा क्योंकि उनके राजा लोग इस लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो खासियत होगी। और इसीलिए धीरे धीरे चाइना की जनता भी अपने पैसे जाओ ए जीतान उर्फ रेड सैंडल्स में डालने लगी, जो परंपरा आज भी चाइनीज कल्चर में काफी एविडेंटली दिखाई देती है।
और क्योंकि इनके यहाँ लाल चंदन को बिल्कुल सोने की तरह तोला जाता है, इसीलिए चाइना के लोग आंख बंद करके इस लकड़ी पर करोड़ों बहाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन का टॉप क्वालिटी वाला माल, जिसे ए ग्रेड क्वालिटी भी बोला जाता है, उसका बस 1 टन 1 से 1.5 करोड़ में बिकता है। वहीं अगर क्वालिटी थोड़ी गिर भी जाती है, पर फिर भी लोग आराम से 25 से 50 लाख बस 1 टन के लिए भर देते हैं। तभी तो आज भी चाइना में लाल चंदन से बना एक मामूली सा चेयर भी लोग 10 लाख देकर खरीद लेते हैं, वो भी बिना पलक झपकाए। पर वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक वैसे ही चाहे लाल चंदन का भाव आसमान की ऊंचाइयां क्यों न छू रहा हो, लेकिन इंडिया में इसे उतना भाव नहीं दिया जाता है, जिसके चलते बाहर के लोगों की कुदृष्टि इस पर पड़ गई है। और हमारी अमानत पर बुरी नजर डालने वाले कोई और नहीं बल्कि चाइना, जापान, यूएई, मलेशिया और सिंगापुर हैं, जिनके साथ आज इस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी का बिजनेस एक बहुत बड़ा और वेल कनेक्टेड स्मगलिंग रैकेट बन चुका है, जहां चाइना तक हमारा लाल चंदन पहुंचाने के लिए भारत नेपाल का सहारा लेता है। जब मलेशिया और सिंगापुर के मार्केट की बात आती है, तब माल चेन्नई के पोर्ट से होकर गुजरता है, और जब यूएई के बायर्स गोडाउन में अपना हाथ मारते हैं, तो उसके लिए मुंबई का पोर्ट ट्रांजिट पॉइंट का काम करता है। अब रही बात जापान की, तो वहाँ और चाइना के कुछ इलाकों में ये कीमती और इलीगल धन मणिपुर और मिजोरम से स्मगल किया जाता है, जिसके लिए ये शातिर स्मगलर्स इन स्मगल के माल पर खाने पीने का सामान का ठप्पा लगाकर देश से अंदर बाहर करते हैं। और ये सोने से बढ़कर लकड़ी सिर्फ बायर और सेलर के लिए ही लाभदायक नहीं है, बल्कि पूरे प्रोसेस में काम कर रहे मिडिलमैन भी अच्छा खासा पैसा घर ले जाते हैं, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले के बीच जो एजेंट है, वो अकेला हफ्ते का कम से कम 75,000 कमीशन ले जाता है। और ये स्मगलिंग का धंधा कोई 10-15 सालों की बात नहीं है, बल्कि ये बरसों पहले से चला आ रहा है, जिससे साल 2000 से पहले हालात ऐसे थे कि आंध्र प्रदेश के जंगलों में इसकी गिनती कम होती जा रही थी। और फिर बात इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES के अपेंडिक्स 2 में लाल चंदन को एंडेंजर्ड स्पीशीज मार्क कर दिया गया, जिसके चलते गवर्नमेंट ने साल 2000 में इन ट्रीज को काटने से लेकर बेचने खरीदने तक सब पर रोक लगा दी। पर अब चीज इलीगल हो जाने से लोगों का धंधा पानी तो रोक नहीं सकता ना, तभी तो अपना पेट पालने के लिए वहाँ के फार्मर्स सुमड़ी में लाल चंदन को ब्लैक में बेचने लगे। लेकिन ऑब्वियसली सब नहीं, इसीलिए 2021 में गवर्नमेंट ने हालात की गहराई को समझते हुए उड़ीसा के लगाए बैन पर थोड़े रिलैक्सेशन दिए, जिसमें गवर्नमेंट ने उड़ीसा से 800 मीट्रिक टन का लाल चंदन लॉक्स के रूप में एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी। पर लोगों को अच्छी चीज हजम कहाँ होती है, तभी तो इतनी छूट देने के बावजूद आज भी देश भर में जोरों शोरों से स्मगलिंग का धंधा चलता है, जिसमें हाल ही में 2021 में देश भर में 117 रेड सेंडर्स के स्मगलिंग के केसेस दर्ज हुए थे, जहां 342 लोगों को इन केसेस में गिरफ्तार भी किया गया था। और क्योंकि लाल चंदन के स्मगलिंग के केसेस रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसीलिए आखिर में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जून 2013 में एक स्पेशल टास्क फोर्स का निर्माण किया, जिसे उन्होंने रेड सेंडर्स एंटी स्मगलिंग स्पेशल टास्क फोर्स RSASTF का नाम दिया, जो बेसिकली देश में चल रहे रेड सेंडर्स के स्मगलर्स पर अपनी नजर रखने का काम करते हैं, जिन्होंने ऐसे कई स्मगलर्स को न ही सिर्फ रंगे हाथों पकड़ा है, बल्कि साथ ही कई ऐसे तस्करों का एनकाउंटर भी किया है, जैसे हाल ही में अक्टूबर 2021 में RSASTF ने 1 करोड़ के माल की स्मगलिंग होते होते रोक ली थी। लेकिन इसके बावजूद लाल चंदन के स्मगलर्स की गिनती कोई भी हालात में कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो क्या गवर्नमेंट के एक ऐसे टास्क फोर्स से सच में कुछ फर्क पड़ भी रहा है, या सरकार को देश के इस बेशकीमती धन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ और भी करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली बार। जय हिंद।